जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैं दीपक सर आप सभी को अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग एकदम मस्त होंगे और बढ़िया से अपने पढ़ाई में लगे होंगे आप लोग। हम आज आप सभी के लिए प्रत्यावर्ती धारा का 2009 से लेकर के और 2024 तक जितना क्वेश्चन पूछा ऑब्जेक्टिव उसको लेकर के हम आए हैं। एकदम विस्तार से हर ऑब्जेक्टिव को हल करते हुए बताएंगे। कौन ऑब्जेक्टिव क्यों सही हुआ, किस तरह से हुआ, एकदम विस्तार के साथ बताएंगे और प्रत्येक लोगों को एकदम कंफर्म हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद ना, इससे संबंधित क्वेश्चन या इसके आसपास का क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छूटेगा, क्योंकि एक क्वेश्चन पर अच्छे से डिस्कस करेंगे। एक ही नहीं, मतलब प्रत्येक क्वेश्चन पे हम बहुत विस्तार से डिस्कशन करेंगे। हाँ, लेकिन ये वीडियो तभी आपको समझ में आ सकता है जब आप अच्छे से पढ़े होंगे प्रत्यावर्ती धारा का पाठ, या आप बढ़िया से उसका रिवाइजिंग कर लिए होंगे और उसके बाद इसे देख रहे होंगे तो सबसे बढ़िया समझ में आपको आएगा। तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग इसका शुरुआत करते हैं। देखिए तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। एकदम बढ़िया से रिलैक्स तरीके से आप लोग पेन कॉपी निकाल लीजिए और शुरुआत करते हैं हम लोग। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का समीकरण I बराबर दिया है, कितना दिया I बराबर, यही 0.6 साइन 100 पाई टी दिया है, से निरूपित है। विद्युत धारा की आवृत्ति ज्ञात करें। गौर करिए, आवृत्ति पूछा हुआ है और ये 3 बार पूछ चुका है। ऑप्शन है, आइए इसको हम आपको हल करके दिखाते हैं। ये प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण दिया होता, देखिए सबसे पहले हम ये कह देंगे आप कि प्रश्न में क्या दिया है। प्रश्न से देखिए तो प्रश्न में क्या दिया है, देखिए एकदम ध्यान से आप लोग समझिएगा। चलिए प्रश्न में दिया है कि I बराबर I नॉट, I बराबर 0.6 साइन 100 पाई टी, ये दिया है। और आवृत्ति पूछ दिया है। क्या पूछ दिया है? आवृत्ति। तो आवृत्ति के साथ अगर देखा जाए तो प्रत्यावर्ती धारा का सूत्र बताइए, ऐसा सूत्र जिसमें आवृत्ति रहता हो। तो होता है I बराबर I नॉट साइन 2 पाई एफ टी। एफ को आवृत्ति बोलते हैं, एफ को आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी, या इसको न्यू भी होता है। फ्रीक्वेंसी का 2 गो सिंबल होता है ना। तो देखिए तो इसमें कितना आ रहा है आप लोगों को, देखिए तो देखिए तुलना करिए, ऐसा लग रहा है कि इसी से ये बनाया गया है। आई नोट के जगह पर ये रख दिया गया। सोचिए, इसी से ये सूत्र है ना, इसी में मान बैठा के इसको बनाया गया, ऐसा लग रहा है। ये आई है, ये सब तुलना में है, सब तुलना हो रहा है। साइन भी है यहाँ, इस ये अंक है, ये आई भी मिल रहा है, इधर भी सब मैच कर रहा है। तो हम लोग क्या निकालना है, हम लोग को निकालना है कि आवृत्ति कितना है, न्यू या एफ निकालना है। तो हम यहाँ पर एंगल इसका और ये एंगल इसका तुलना कर देते हैं। हम लिख सकते हैं कि तुलना करने पर, तुलना से क्या हो रहा है, देखिए जो 2 पाई एफ टी है, 2 पाई एफ टी, ये जो एंगल है वो यहां भी एंगल दिया है, तो दोनों एंगल आपस में सेम होंगे, क्योंकि ये प्रत्यावर्ती धारा के समीकरण के अनुसार ये बना हुआ है। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी निकालना, आवृत्ति, तो फ्रीक्वेंसी बराबर कितना होगा, तो 100 पाई टी, और फ्रीक्वेंसी छोड़ करके ये सब गुणा में तो भागा में कर देते हैं, क्या हो जाएगा 2 पाई टी। देखिए तो 2 पाई और टी चल के भागा में, अब यहाँ से टी से टी कट जाता है, टी से टी कट जाता है, पाई से पाई कट जाता है, 2 से 100 कटाइएगा तो ये 50 आ जाएगा। यानी कि फ्रीक्वेंसी कितना आ रहा है, फ्रीक्वेंसी कितना आ रहा है, 50 हर्ट्ज आ रहा है, 50 हर्ट्ज। देखिए तो देखिए, आप लोग क्वेश्चन ध्यान से देखिए और अब एक बार अपने से प्रैक्टिस भी करिए ऐसा क्वेश्चन का। देखिए तो 50 हर्ट्ज जो आ रहा है वो किस तरह से आ रहा है, और ये इसमें ऑप्शन में है कि नहीं है। 50 हर्ट्ज आवृत्ति हर्ट्ज में है, तो देखिए 50 पाई दे दिया आप, ये है 50 हर्ट्ज, तो इसी में लिख दिया है। तो यहाँ पर कौन सा सही आपका है, बी नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, एक पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का माध्यमान होता है।
हाँ देखिए तो बता, एक पूरे चक्र में एक राउंड का प्रत्यावर्ती धारा जो होता है उसी को एक चक्र बोलते हैं, एक पूरे चक्र बोलते हैं। एक पूरे चक्र किसको बोलते हैं बताइए? जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ से शुरू हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, फिर यहाँ से जब शुरू होगा तो फिर यही बात रिपीट करेगा। तो ये एक चक्र होता है। प्रत्यावर्ती धारा का माध्य मान बताइए। तो देखिए जरा सोचिए, इधर का सारा अंक ना प्लस में आएंगे, प्लस में। अगर बीच वाला अंक को मान के चले थोड़ा सा एग्जाम्पल के लिए, मान लीजिए +4 है, तो इधर में क्या होता है कि ये उल्टा में जा रहा है, ये सब माइनस में। ये अक्ष जो होता है ऊपर में प्लस में, नीचे माइनस में होता है। तो मान लीजिए यहाँ पर पीक वैल्यू जो है, जो शिखर है वो -4 है, तो इसका एवरेज निकालिए। तो एक चक्र का एवरेज और सिर्फ 2 अंक लिया जाए तो कितना आएगा? +4 अब प्लस -4। अब बटे में संख्या यहाँ पर 2 गो है, जितना लेंगे उससे भगा देते हैं, संख्या से भगा देते हैं। तो ये ऊपर में कितना आ रहा है? 0 बटा में 2, तो कितना आएगा? ये 0, यानी कि 0 आ रहा है। क्या 0 आ रहा है? एक पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का माध्य, माध्य ऐसे निकालते हैं ना, जोड़ करके, देखिए आप प्लस दिए हैं, जोड़ करके 2 से भागा, 2 से ही नहीं, प्रत्यावर्ती धारा में समय से भागा दिया जाता है। तो जरा सोचिए, किसी भी अंक से भागा देंगे तो ऊपर में जब 0 आ रहा है तो कुछ होगा, कोई भी लिखेंगे तो 0 होगा ही। यानी कि यहाँ पर हम स्पष्ट कह सकते हैं कि एक पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का माध्य मान कितना होगा? 0 होगा। तो यहाँ पर टिक मारेंगे हम लोग 0। देखिए तो एकदम ध्यान पूर्वक यहाँ पर 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, एक प्रत्यावर्ती धारा की शिखर वोल्टता 440 वोल्ट है, इसकी आभासी वोल्टता है। जरा गौर करिए, शिखर वोल्टता मतलब वोल्टेज का पीक वैल्यू दिया है। शिखर वोल्टता यानी कि ये नाम V0 का मान दिया है। ठीक है, तो आभासी वोल्टता, आभासी VRMS को बोलते हैं। VRMS निकालना है तो सूत्र होता है V0 बटा में √2 सूत्र होता है। तो V0 कितना दिया है? 440 बटे में √2। अब इसको हल करिए, कितना आता है? अगर हर परिमेकरण करिएगा तो √2 से गुना भाग करना पड़ता है। तो कितना आएगा? 440 √2 क्या आ जाएगा? 440 √2 अब बटे में √2 होगा, उसका वर्गमूल 2 आएगा। 2 से कटाइएगा इसको तो 220 √2 होगा। 220 √2 यहाँ पर, ये सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। देखिए तो ये यहाँ पे सही हो रहा है, 220 √2 यहाँ पे सही ऑप्शन हो रहा है। तो एकदम ध्यान से आप लोग देखते रहिए अच्छे से, और कोई दिक्कत हो तो स्पष्ट बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एकदम ध्यान से आप लोग खुद कोशिश करिए ना कि क्वेश्चन को हम एक बार ट्राई करें, इसका रोक करके एक बार ट्राई कीजिए, तब और एकदम अच्छे से कंफर्म होगा। ठीक है, इसको देखिए तो आप लोग एक बार देखिए, ध्यान से एक बार ट्राई करिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिए। एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण I बराबर दिया है 60 sin 100 पाई t में धारा के मूल माध्य वर्ग का मान होगा। देखिए एकदम वही बात लग रहा है, प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण इतना दिया है, तो ये शुरू वाला होता है ना, क्या होता है बताइए? शुरू जो होता है, शुरू में स्टार्ट में वो क्या होता है? ये I बराबर 60 sin 100 पाई t दिया है। देखिए तो आप लोग को यहाँ बताते हैं, ये कितना दिया है? I बराबर यहाँ पर कितना दिया? देखिए तो 60 sin 100 पाई t, 60 sin 100 पाई t। इसको हम अगर सूत्र से तुलना करें तो सूत्र होता है क्या? I0 sin 2 पाई न्यू टी IFT। तो देखिए यहाँ पर शिखर धारा दिया हुआ है, शिखर धारा I0 का मान दिया है 60, यहाँ I0 का मान कितना दिया है? 60 दिया है। क्या पूछा है? धारा के मूल माध्य वर्ग का मान। इसका मतलब होता है धारा का मूल माध्य वर्ग, यानी कि रूट मीन स्क्वायर। IRMS का मान पूछा है, तो IRMS का सूत्र लगाए थे हम लोग। क्या सूत्र होता है बता दीजिए? चूंकि IRMS बराबर होता है I0 बटा √2, तो I0 कितना है? 60, अब बटे में √2 दिया हुआ है, तो 60 में ना √2 से भागा देंगे तो किससे होगा?
60 में रुकिए, हर परिमेयकरण कर देते हैं ना, तो कितना हो जाएगा 60√2, 60√2 अब बटे में 2 दूनी के 4, तो वर्गमूल उसका 2 होगा। चलिए 2 लिख देते हैं साइड में, है ना, 2 फाइनल, 2 से कटेगा तो 30 आएगा। तो ये आ रहा है आंसर 30√2, इतना एम्पियर आएगा इसका आंसर, IRMS 30√2 आएगा। देखिए तो 30√2 कहाँ दिया है, 30√2 कहाँ दिया है, नहीं दिया है क्या हो, ये तो नहीं दिया भाई। लेकिन याद रखिए 30√2 ही इसका आंसर होगा। 60, देखिए 60/√2 हो सकता था, यहाँ बटा रहता था, लेकिन नहीं दिया। याद रखिए 30√2 ही इसका आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चन बैंक में आप एक क्वेश्चन देख लीजिएगा कैसे दिया हुआ है, स्पष्ट हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब इसका आंसर 30√2 या फिर 60/√2 होगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार देखिए इसको भी। प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान तथा वर्ग माध्य मूल मान का अनुपात है। देखिए क्या कर दिया, प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान, शिखर मान मतलब I0 तथा वर्ग माध्य मूल मान IRMS का अनुपात पूछ दिया है। तो देखिए कैसे बनता है ये, देखिए एकदम अच्छे से आप लोग इसको समझिएगा। क्या आप लोग को पता है IRMS का सूत्र होता है ना, बताओ वो कितना होता है। IRMS का सूत्र होता है I0 बटा में √2, ठीक है। ये I0 बटा √2 IRMS का सूत्र होता है। तो हम लोग को क्या निकालना, पहले IRMS का सूत्र देख लेते हैं। अब देखिए तो इसको हम एक मान सकते हैं ना, नीचे में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, I0 गुने 1 बराबर ये हो जाएगा IRMS गुने √2। जो निकालना है ना उसमें I0 ऊपर रखना है, IRMS नीचे। तो हम ऐसा कर सकते हैं क्या, I0 बटा में IRMS नीचे आ गया, √2 बच गया, √2 और गुना में है तो भागा में करते हैं एक, और एक ये एक ना भी आए तो वैसे भी किसी भी अंक के नीचे एक लिया जा सकता है। तो I0 बटा में IRMS बराबर होगा √2 बटा में 1, √2 बटा में 1 हो जाएगा। अब देख सकते हैं, है ना, √2 बटा में 1 कहाँ दिया है, √2 बटा में 1 नहीं दिया है ना, √2 केवल दिया है, ठीक है। तो ये आंसर इसका हो जाएगा, ठीक ना। इसका आंसर केवल √2 हो सकता है। तो ये हो गया। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान तथा शिखर मान का अनुपात है। देखिए क्या कर रहा है, प्रत्यावर्ती धारा क्या पूछ रहा है, ये क्या पूछ दिया, वर्ग माध्य मूल मान। वर्ग माध्य मूल मतलब क्या, IRMS, है ना, तथा शिखर मान का अनुपात। शिखर मान मतलब I0, IRMS बटा I0 पूछ दिया है, IRMS बटा I0। देखिए इसको ना उल्टा पूछ दिया ना, तो हम ऐसे कर सकते हैं, तो क्रॉस मल्टी वहां से ही बन जाएगा, यहां से भी इसको उल्टा कर दीजिए, IRMS बटा I0। तो इधर का भी उल्टा किया जा सकता है, समीकरण में दोनों तरफ समान काम किया जाता है, ठीक ना। तो IRMS बटा I0 का मान कितना होगा, 1/√2 होना चाहिए। तो दिया आंसर में 1/√2 होना चाहिए, 1/√2 होना चाहिए। देखा यहाँ पर दिया, यहाँ पर C नंबर सही है, ये 1/2 दिया है। चलो यहाँ तक सही है, ये बन गया क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। शीर्ष धारा I0 और वर्ग माध्य मूल धारा IRMS में संबंध है। I0 और IRMS में संबंध है, क्या कर रहा है, I0 और IRMS में संबंध है। देखा तो बाबू, IRMS बराबर क्या होता है, I0 बटा √2। तो सब में क्या लिखा है, I0 बराबर, सब में लिखा है I0 बराबर। तो देखो हम लोग ना इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो I0 बराबर कितना हो जाएगा, IRMS गुना √2, यानी कि √2 RMS हो जाएगा, √2 IRMS, है ना। I0 √2 IRMS, ये ए नंबर हम लोग का ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है, ठीक है। इस तरह से ये भी बन गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन में जरूर एक बार आप लोग ट्राई करिए, जरूर एक बार कोशिश करिए कि खुद से हम करें, है ना, बहुत अच्छा से एकदम करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा।
दादा बाबू, ये क्वेश्चन, प्रत्यावर्ती धारा का आरएमएस मान यानी आईआरएमएस और प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान, दोनों बोल रहे, एक आरएमएस बोल रहा है, एक शिखर मान के बीच संबंध होता है। ठीक है, वही क्वेश्चन कई बार आ गया ना, कई अलग अलग फॉर्म में आ रहा है ये। देखिए आपको हम यहां बता रहे हैं, यहां पर बता रहे हैं आपको, आईआरएमएस बराबर कितना होता है, आई नॉट बटा में रूट 2 होता है। तो हम इसको देखिए तो क्या करें, इसमें क्या पूछा है, इसमें क्या पूछा है, दशमलव में सब कर दिया ना। देखिए सब दशमलव में मान कर दिया है। आइए इसको हम लोग दशमलव की तरफ ले चलते हैं, कैसे होगा, रूट 2 का मतलब कुछ हल करना पड़ेगा ना। देखिए इसे कर लेते हैं, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखिए बल्कि एक काम करिए, आई नॉट बटा रूट 2 मान निकालना है ना, तो रूट 2 से भाग देना अच्छा नहीं लगेगा, पहले हर परिमेकरण कर देते हैं। तो ये आपका हो रहा है आई नॉट रूट 2, अब बटे में कितना 2 हो जाएगा। यानी कि हम इसको ऐसा कर सकते हैं, आई आर एम एस बराबर हो जाएगा रूट 2 बटा में 2 आई इंटू आई नॉट। तो रूट 2 का मान रखना पड़ेगा, ठीक ना। देखिए तो आई आर एम एस बराबर रूट 2 का मान 1.41 बटा में 2 गुने आई नॉट, 1.414 ले लीजिए, रूट 2 का मान होता है ना 1.414, तो वही मान हम यहाँ पर लिए हुए हैं। तो इसमें ना अब 2 से भागा दे देना है, तो जरा 2 से भगा दीजिए तो कितना आएगा, 2 से भगा दीजिए, इसमें कितना आएगा ये, देखिए तो ये नहीं कटेगा, दशमलव देना पड़ेगा, तो ये 14 2 7 14 हो जाता है, और फिर एक उतरेगा, नहीं कटेगा तो एक और, तो जीरो देख उतारते हैं, तो लगभग इतना आना चाहिए। भाग देने के बाद देख लीजिए, आई आर एम एस बराबर होना चाहिए 0.707 आई नॉट। देखिए तो ये दिया है आई आर एम एस बराबर 0.707 आई नॉट, सी नंबर, सी नंबर यहाँ पर ऑप्शन आपका सही हो रहा है, ठीक ना। देखिए तो एकदम कितना अच्छे से आप लोगों को ये बनते जा रहा है। एक बार जरूर एक बार अपने से ट्राई कीजिएगा, ठीक है ना, पूरा देखने के बाद क्वेश्चन लिख लीजिएगा, एक बार ट्राई करिए, रिवाइजिंग करिएगा। चलिए, तप्त तार एमीटर मापता है, तप्त तार एमीटर यानी कि हीट वायर एमीटर जो होता है ना, या थर्मल वायर एमीटर जो होता है, वो क्या मापता है, क्या मापता है। देखिए तो आप लोग हम स्पष्ट कर चुके हैं कि तप्त तार एमीटर ना हमेशा आईआरएमएस मापता है, यानी कि मूल औसत वर्ग धारा, यानी कि आईआरएमएस होता है इसका मतलब। याद रखिए तप्त तार जो एमीटर होता है, जो कि उष्मा देने पर काम करता है, उष्मा देते हैं तो उसमें उसमें एक विशेष तार होता है, वो बढ़ने लगता है, और बढ़ता है तो उसका पुल्ली घूमता है, इंडिकेटर ये सुई घूमता है ना, यही होता है। आप लोग विस्तार से हम बताए हुए हैं। तो यहाँ पे आईआरएमएस तप्त तार एमीटर क्या मापता है, तो आईआरएमएस मापता है, एकदम याद रखिए, इसको कंठस्थ रखिए। चलिए क्वेश्चन हो गया, ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं हम लोग। एक गर्म तार एमीटर मापता है, देखिए वही बात आ गया, एक गर्म तार एमीटर मापता है प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान, है यही होना चाहिए, वो होना चाहिए। अच्छा आगे, प्रत्येक धारा का तत्कालिक मान, तत्कालिक मान तो अलग होता है, वो होता है डी क्यू बाई डी टी होता है, अलग चीज है वो। प्रत्यावर्ती धारा का धारा ना, प्रत्यावर्ती धारा का कैसा मान, शिखर मान, नहीं बिल्कुल बी नंबर यहाँ पे सही होगा, है ना। ये अभी पिछला क्वेश्चन आप बताए थे कि ये आई आर एम एस मापता है, आई आर एम एस, ये सी धारा का आर एम एस मापता है, ठीक है, तो ये हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। प्रतिघात का मात्रक है, प्रतिघात, तो याद रखिए एक बात, प्रतिघात कहे, देखिए प्रतिघात कहे, है ना, या प्रतिरोध कहे, प्रतिरोध या प्रतिबाधा कहे, क्या बोल रहे हैं, प्रतिबाधा, इन सभी का जो मात्रक होता है ना, वो ओम होता है, क्योंकि ये सब के सब लोग ने एक तरह का रुकावट उत्पन्न करता है, एक तरह का धारा के प्रवाह में।
देखिए एक तरह की धारा के प्रवाह में ना ये बाधा बनता है, रुकावट डालता है। इन तीनों का मात्रक ओम होता है, याद रखिएगा। अभी प्रतिघात का पूछा तो ठीक है, हम लोग ओम टिक मारेंगे, लेकिन याद रखिएगा इनमें से किसी का पूछ दे, प्रतिबाधा पूछ दे, तब भी ओम टिक करेंगे ना। देखिए क्वेश्चन कई बार रिपीट कर चुका है, 3 बार दे चुका है, समझ गए आप लोग। तो ये हो गया। आपको बता दें कि प्रतिघात होता है एल सर्किट में या सी सर्किट में, प्रतिरोध होता है आर परिपथ में। अब प्रतिबाधा जो होता है ना, इन सबको मिला करके प्रतिबाधा बोला जाता है ना। तो ये सब हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है कोणीय आवृत्ति ओमेगा। देखिए तुम ध्यान से, क्वेश्चन दिख रहा है आप लोगों को ना, कोणीय आवृत्ति ओमेगा, कोणीय आवृत्ति कितना दे दिया यहाँ पर, ओमेगा दे दिया यहाँ पर, वाले प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, प्रत्यावर्ती धारा का सर्किट है, परिपथ में एल प्रेरकत्व, प्रेरकत्व दे दिया एल, है ना, द्वारा उत्पन्न प्रेरणिक प्रतिघात है। वो देखिए तो वही बात आ गया, प्रतिघात वही रुकावट का बात आ गया। एल परिपथ में ओमेगा आवृत्ति वाला प्रत्यावर्ती धारा जाता है तो उसमें कितना प्रतिघात बनाता है, कितना रुकावट बनाता है। तो आप लोग को स्पष्ट तरीके से हम क्लासरूम में बताएं कि ये किस तरह से काम करता है। हाँ, ये ओमेगा एल होता है इसका प्रतिघात, इसे एक्सएल से दिखाया जाता है, एक्सएल ओमेगा एल होता है इसमें, है कि नहीं। विस्तार से आप लोग को तो हम हल करवाए हैं। तो ओमेगा एल इसका प्रतिघात होता है एल सर्किट का, है ना। जिस जब सर्किट में क्या लगा हो, केवल ऐसे स्वप्रेरकत्व लगा हो, है ना, ऐसे यहाँ एसी धारा होता है, एल लगा होता है, तो अकेले अगर एल हो तो उसका जो रुकावट बनाता है क्षेत्र द्वारा, उसको प्रेरणिक प्रतिघात कहते हैं, और उसका रुकावट का मान ओमेगा एल होता है। यानी एक तरह का प्रतिरोध है, एक तरह का प्रतिरोध है। इसका मात्रक पूछे ना कभी तो याद रखना, अगर ये प्रतिरोध है तो इसका मात्रक ओम होगा। क्या मात्रक होगा? ओम। ओमेगा एल का मात्रक ना ओम होता है, ध्यान रखिएगा। आगे से क्वेश्चन अगर आएगा तो। चलिए हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। 1/ओमेगा एल की इकाई है, गौर करिए, 1/ओमेगा एल है ना, और उसका मात्रक पूछ रहा है प्यारे बच्चों। देखिए तो 1/ओमेगा एल का मात्रक क्या होता है, तो देखिए अभी बताया ना कि ओमेगा एल का मतलब प्रतिरोध होता है। तो जब प्रतिरोध होता है तो 1/ओमेगा एल माने 1/ओम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ओम इनवर्स। कितना हो जाएगा? ओम इनवर्स। ऑप्शन देखते हैं तो इतना की इकाई है, आर की इकाई ना, आर का इकाई तो यहाँ पर ओम होता है, ओम होता है। ये ओम इनवर्स आ रहा है, देखिए इसको ओम ऐसे ही लिख सकते हैं। तो ओम इसका इकाई ओम इनवर्स ना हो, कह रहा है कि आर के इकाई के बराबर होता है, आर का इकाई तो ओम होता है, ओम इनवर्स थोड़ा ना होता है। तो ये इसके बराबर इकाई का नहीं है। 1/ओमेगा एल का इसका नहीं, इसका भी तो ओम होता है, अभी तो पता है, इसका भी ओम होता है, और यहाँ ओम इनवर्स है, नहीं होगा। दोनों की ना, दोनों कैसे हो जाएगा। और लास्ट क्या दिया आप देखिए तो ये किसी की नहीं, हाँ इनमें से किसी का नहीं, सही बात यही कह रहा है। चलिए बहुत सुंदर ऑप्शन यहाँ पर मिल रहा है ना, यहाँ पर मिल रहा है किसी की नहीं, यहाँ मिल रहा है। तो इस तरह से ये हो गया। देखिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रेरणिक प्रतिघात होता है, प्रेरणिक प्रतिघात वही बात आ गया, प्रेरणिक प्रतिघात यानी कि प्रेरण, यानी कि एल में जो होता है प्रतिघात, एल सर्किट में वो प्रतिघात ओमेगा एल होता है। तो प्रेरणिक प्रति ओमेगा एल होता है। तो देखिए फ्रीक्वेंसी में देखिए बताता आपको, एक्स एल का मान होता है ओमेगा एल, लेकिन यहाँ पर ऐसा दिया है तो देखिए तो ओमेगा बराबर होता है 2π/t इंटू एल, है ना। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2π गुने 1/t इंटू एल, है ना। तो अब देखिए तो 2π, देखिए बाबू 1/वर्त काल को तो आवृत्ति कहते हैं, फ्रीक्वेंसी इंटू एल। फ्रीक्वेंसी को, आवृत्ति को एफ से या न्यू से भी दिखा सकते हैं। तो यहाँ एक्सएल बराबर कितना आ रहा है, 2πfl, 2πfl, 2πfl। ये ए नंबर ऑप्शन आपका सही हो रहा है। देखिए आपको एकदम ऐसा सोचने बताने के लिए ना कि एकदम बढ़िया से आपका एकदम कन्फर्म हो जाए, बोर्ड में क्वेश्चन छूटे ही नहीं। चलिए आप लोग अच्छे से इसको नोट्स पर करते चलिएगा। तो ये भी क्वेश्चन हो गया हम लोग का। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए दिष्ट धारा के लिए, दिष्ट धारा जो होता है उसके लिए प्रेरणिक प्रतिघात होता है। देखिए बाबू दिष्ट धारा,
के लिए प्रेरणिक प्रतिघात वही एक्सएल। तो एक्सएल का सूत्र भी देखिए हम लोग 2 पाई एफ एल। देखिए थोड़ा सा आप और डायरेक्ट यहाँ आ गए तो पिछला क्वेश्चन एक बार देखिए, जस्ट पिछला में ये हम बताए हैं। तो देखो दिष्ट धारा के लिए कितना होता है, दिष्ट धारा में देखा जाए ना, दिष्ट धारा में तो उसमें फ्रीक्वेंसी नहीं होता, उसमें फ्रीक्वेंसी 0 होता है। दिष्ट धारा सीधे चलता है, प्रत्यावर्ती न ऐसे चलता है, याद रखिएगा। तो कंपन प्रत्यावर्ती में होता है, दिष्ट में कंपन नहीं होता है। तो इसमें कि दिष्ट धारा के लिए प्रेरणिक प्रतिघात निकालना है, और डीसी के लिए तो उसका फ्रीक्वेंसी 0 होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 पाई फ्रीक्वेंसी का मान 0 गुने एल। तो ये कितना आएगा, ये 0 से हो जाएगा ना, एक्सएल बराबर 0। यानी कहने का मतलब ये है कि दिष्ट धारा के लिए कोई प्रतिरोध नहीं है, यानी कि अगर एल सर्किट में से दिष्ट धारा जाए ना तो उससे रुकावट फील नहीं होगा, ये ऐसा कह रहा। और बिल्कुल सही बात है, केवल शुरुआत में ना हल्का सा फील होता है दिष्ट धारा देने पर। दिष्ट देखिए, दिष्ट धारा यहाँ पर हम गलती बना दिए, दिष्ट धारा जो होता है ना यहाँ पर सेल द्वारा दर्शा सकते हैं, है ना। तो दिष्ट धारा अच्छे से एल में से जा सकता है, केवल शुरुआत में थोड़ा सा विरोध करता है, और फिर ना जब लाइन काटेगा ना तब विरोध करता है, यानी लाइन को ना तो आने देता है ना जाने देता है, ऐसा कुछ व्यवहार रहता है यहाँ पर, है ना। तो ये हो गया। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। देखिए केवल धारिता युक्त प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा और वोल्टेज के बीच कालांतर होता है। देखो कितना सुंदर क्वेश्चन आपके आ गया ये। केवल धारिता युक्त, केवल सी लगा है, अब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में एसी सर्किट है ना, धारा और वोल्टेज के बीच क्या पूछ दिया, कालांतर। 5 पूछा है, 5 पूछा है भाई। देखो ऐसा है कि इसमें केवल सी लगा है, कंडेंसर या कैपेसिटर शुद्ध रूप होगा। ये एसी धारा है, एसी वोल्टेज है, केवल धारिता युक्त प्रत्यावर्ती धारा यहां से निकल रहा है परिपथ में, सर्किट में। धारा और वोल्टेज देखो यहां से ना विद्युतवाहक बल चलता है, वोल्टेज चलता है ना। विद्युतवाहक बल को हम लोग इसको एप्सिलॉन से या ई से कहते हैं लोग, या फिर वी से दर्शा सकते हैं। धारा और वोल्टेज यहाँ पर धारा चलेगा के बीच कालांतर। तो आपको याद होना चाहिए कि सी सर्किट में कालांतर जो होता है वो कितना होता है, +90 डिग्री, है ना। आपको पता है ना, सी सर्किट कहता है धारा से, सी सर्किट बोलता है कि देखो धारा तुम 90 डिग्री वोल्टेज से आगे चलो, वोल्टेज जहां रहेगा उससे 90 डिग्री आगे। क्या आप समझ पा रहे हैं? आपको अगर हम बता दें वोल्टेज से 90 डिग्री आगे चलने को ही कह रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ऐसे हो गया ना, है ना, और यहाँ वोल्टेज को माना जाए तो वोल्टेज से 90 डिग्री आगे होता है ना, सी परिपथ का जो धारा होता है ना। एक्स सी दिखाए थे इसको, एक्स सी को प्रतिघात भी कहते हैं, धारितीय प्रतिघात। तो ये 90 डिग्री आगे करने को बोलता है, ठीक है। तो ये इसमें हो गया। देखिए बाबू आप लोग को एकदम विस्तार से आपको बताया है, तो बताओ तो बाबू, परिपथ में धारा और वोल्टेज के बीच कालांतर कितना होता है, तो आगे चलना चाहता है +90, यानी कि बी नंबर यहाँ पर सही हो रहा है, ठीक ना। शेष ऑप्शन तो यहाँ पर है ही नहीं। 0 डिग्री होता है, आर परिपथ रहेगा तब होता है ना। और ये दोनों का तो यहाँ बात ही नहीं करना है। चलिए हो गया। अब देखिए मतलब ये दोनों कालांतर लिस्ट में नहीं आता है, आप खुद पढ़े होंगे, देखे होंगे। देखिए धारितीय प्रतिघात होता है, धारितीय प्रतिघात कह रहा है, धारितीय प्रतिघात एक्स सी को बोलते हैं। होता है कितना होता है ये, तो ये वाला ना 1/ω/c होता है। एकदम विस्तार से आपको हम हल करवाए हैं, ये आप जैसे ही पढ़े होंगे आपके सर हल करवाए होंगे आपको निश्चित रूप से। तो वहां पर धारितीय प्रतिघात ना 1/ω/c से जाना जाता है ना, धारितीय प्रतिघात। देखिए प्रतिघात का तो हो गया, 2 नाम ले लिए, एक हो गया प्रेरकीय प्रतिघात ओमेगा एल, एक धारितीय प्रतिघात 1/ω/c। चलिए तो ये हो गया 1/ω/c, यहाँ पर हो गया, ठीक। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हम विस्तार से आप समझिए, है ना। देखिए निम्नलिखित में से कौन संधारित्र द्वारा अवरुद्ध है, पूछ रहा है कि इनमें से ऐसा कौन है जो संधारित्र से ना रुक जाता है, नहीं जा पाता है। तो याद रखिएगा संधारित्र में से क्या जाता है,
एक संधारित्र में से डीसी तो जा ही नहीं सकता, डीसी नहीं जा सकता। डीसी में क्या होता है, एक बार लाइन इलेक्ट्रॉन सब आगे बढ़ते हैं तो आगे जाएंगे तो यहाँ पे कैसे यहाँ पे होगा, यहाँ पर रुक जाएंगे सब, इधर कैसे जाएंगे। लेकिन वही अगर संधारित्र में से एसी धारा बह जाए तो एसी धारा में से ऐसे होता है, कंपन होता है। इसमें जो जो पार्टिकल होते हैं वो आगे पीछे जाते हैं। तो इसमें से धारा पार हो सकता है। कैसे? जब ये आगे जाएगा इलेक्ट्रॉन तो उस समय इसमें का इलेक्ट्रॉन जो इस साइड में होगा वो इसके प्रतिकर्षण से आगे चल जाएगा, ऐसे ऐसे आगे चल जाएगा। और जब ये पीछे आएगा तो पीछे आ जाएगा। यानी कि एसी धारा के लिए ना कोई दिक्कत नहीं है। एसी धारा एक संधारित्र में से अच्छे से क्रॉस कर जाता है, डीसी रुक जाता है। डीसी धारा के लिए अनंत प्रतिरोध यहाँ पर है और इसके लिए तो प्रतिरोध मतलब कम बताता है ये, ठीक ना। इसी का प्रतिरोध XC हम अभी पिछला क्वेश्चन में बताया। तो देखिए संधारित्र द्वारा कौन रुक जाता है तो डीसी रुक जाएगा, तो डीसी रुक जाए। क्या लिखा है यहाँ पर? संधारित्र द्वारा अवरुद्ध है एसी डीसी, एसी और डीसी दोनों। और यहाँ पे क्या लिख रहा है? न तो एसी और नहीं ऐसा नहीं है। यहाँ पर सिर्फ डीसी टिक करेंगे हम लोग। डीसी जो है ना वही अवरुद्ध। अवरुद्ध मतलब क्या होता है? अवरुद्ध मतलब क्या होता है आप जानते हैं? बताइए। अवरुद्ध का मतलब होता है रुक जाना, ठीक है, रुक जाना, यानी कि रुक जाना। कौन रुक जाता है? तो डीसी कंडेंसर में से नहीं जाएगा प्यारे बाबू, तो लोग एकदम बिल्कुल नहीं जा सकता है। तो चलिए हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विद्युत लेपन में व्यवहार आने वाली धारा होती है। विद्युत लेपन में कौन धारा लगता है? विद्युत लेपन होता है ना ऐसे। विद्युत लेपन एनोड कैथोड बना करके करते हैं, एक मोटा प्लेट जिस पर लेयर चढ़ाना तो उसको पतला प्लेट। इसमें डीसी धारा दिया जाता है, याद रखिएगा डीसी, ये बड़ा छोटा होता है डीसी में। और जिस वस्तु पर लेपन चढ़ाना है ना उसको डुबो देते हैं और इस पर से छूट छूट करके एक मतलब इसमें से पदार्थ छूट करके इस पर जाकर के बैठ जाता है और इस पर एक लेप चढ़ जाता है ना। आप पढ़े होंगे एनोडीकरण। किसी वस्तु को ना जंग से बचाने के लिए ना उस पर एक परत चढ़ा देते हैं ना, जस्ता वगैरह का, है ना। एनोडीकरण में ऐसा होता है। तो अभी आप बता दीजिए हमको कि एनोडीकरण में कौन धर लेगा? तो अब डीसी ही लग सकता है क्योंकि ये कंटिन्यू एक दिशा में बहता है ना, बहता है। इसलिए जाएगा आएगा जाएगा आएगा, यानी कि ये क्या होगा, इस पर से पदार्थ निकल के जाएगा फिर तुरंत क्या होगा, छूट जाएगा, फिर जाएगा फिर छूट जाएगा। तो लेपन हो ही नहीं पाएगा। लेपन होने के लिए कौन सा धारा चाहिए? तो डीसी इज द बेस्ट। यहाँ पर विद्युत लेपन के लिए कौन मस्त धारा है भाई? तो डीसी धारा एकदम मस्त है। क्या समझ में आया सबको ना? एकदम रिलैक्स में पढ़ाई करना एकदम बढ़िया से। कहीं भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में अपना बताना है। हम ऐसा बताएं कि दिक्कत होगा ही नहीं। अगर आप पूरा चैप्टर नहीं पढ़ोगे ना तो अभी आपको दिक्कत होगा। पूरा चैप्टर एकदम पढ़ लीजिए आप लोग, है ना, और तब इसको देखिए। देखिए आरसी का विमीय सूत्र है। तो अब आरसी मतलब क्या समझ रहे हैं? प्रतिरोध। और आर मतलब क्या? प्रतिरोध, प्रतिरोध। और सी मतलब क्या? वही धारिता कहिए या संधारित्र की धारिता या केवल धारिता भी कह सकते हैं, धारिता। तो कह रहे हैं ना कि आरसी का विमीय सूत्र, तो लीजिए निकाल देते हैं आरसी। तो आर का सूत्र लिख दो बाबू, V बटा आई। सी, सी मतलब सी होता है क्यू बाई वी ना, क्यू बाई वी। तो V से V कट जाएगा तो क्यू बाई क्या बच गया? क्यू बाई आई बच रहा है ना। देखिए लीजिए इसी को आई बनाते हैं। चलो हो गया, आई है क्यू बाई आई, आई है ना। अब देखो बीमा पूछा है ना आरसी का, तो आरसी ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। तो बीमा यहाँ रखिए, आवेश का बीमा 80 होता है और धारा का बीमा क्या होता है? तो ए होता है। आवेश का बीमा ए लिखिए चाहे आईटी लिखिए, और जब आई लिखिएगा तो यहाँ भी आई लिखना पड़ेगा। खैर हम ए लिख देते हैं, ए से कट जाएगा तो हम लोग का बीमा बन के आया कितना? टी। तो टी कहीं दिया इसमें, टी कहीं दिया है इसमें, देखिए इतना सा दिया है। यहाँ पर टी दिया, बाकी साथ में दिया है वो सब। तो याद रखिएगा साथ में लिया सकता है। याद रखिए अगर केवल टी दिया हो ना, केवल टी दिया हो तो उसको हम नहीं कह सकते हैं कि m के पावर 0 l के पावर 0 और t। कैसे? इसका मान है, किसका मान भी है, किसका मान t। गुना करो बाबू तो कितना आएगा बताओ लोग? आ जाएगा टी ना। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हम लोग कौन सा बन रहा है? डी बन रहा है।
हम देखिए अच्छे से क्वेश्चन को, है ना। डी ऑप्शन यहाँ पे राइट ऑप्शन है, सही ऑप्शन है। देखिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। 21 प्रतिबाधा का मात्रक होता है। गौर कीजिए, प्रतिबाधा का ना मात्रक। देखिए वही बात हम शुरुआत में बताए थे कि प्रतिरोध आ जाए, प्रतिबाधा आ जाए, प्रतिघात आ जाए, इन तीनों के लिए क्या मात्रक होता है? ओम। सुने कौन कौन बोले हैं? प्रतिरोध, प्रतिघात और प्रतिबाधा, तीनों का मात्रक ओम होता है। तो यहाँ पर ओम हम लोग यहाँ पर टिक करेंगे, ठीक है। ओम यहाँ पर सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ना। चलिए हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। थोड़ा सा वीडियो लंबा हुआ, लेकिन आप लोग को हम चाहते हैं एकदम अच्छा से बताएं, आप लोगों को थोड़ा भी दिक्कत ना हो, है ना। देखिए एलसीआर श्रेणी क्रम परिपथ में, एलसीआर के श्रेणी क्रम परिपथ में ओमेगा कोणीय आवृत्ति का एसी स्रोत जुड़ा है, ठीक है। तो एलसीआर का श्रेणी बनाएंगे पहले, और ओमेगा कोणीय वेग आवृत्ति का उसमें क्या हो रहा है? एसी स्रोत माने धारा जा रहा है ना। तो धारा का शिखर मान महत्तम होगा। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन। धारा का जो शिखर मान होता है, धारा का शिखर मान जो होता है ना, वो आई नॉट को बोला जाता है ना। तो आई नॉट कब महत्तम होगा ये पूछ दिया है, और एलसीआर है। आइए आपको यहाँ बताते हैं। थोड़ा सा बड़ा जाएगा, थोड़ा सा बड़ा जाएगा, घबराना आपको बिल्कुल नहीं है। देखिए आप ऐसे देखिए, आप लोग देखिए एलसीआर, यहाँ पर एल लगा है मान लीजिए ऐसे, और यहाँ पर सी लगा है, और यहाँ पर प्रतिरोध लगा है, और तीनों श्रेणी में है। और यहाँ पर एसी सोर्स यहाँ पर ऐड कर दिए। यहाँ से ओमेगा आवृत्ति का चल रहा है वोल्टेज, है ना, और चले जाते करंट भी अपना फ्लो होता है। तो करंट, शिखर करंट का मान पूछ रहा है, आई नॉट का मान कितना होता है? तो धारा बराबर होता है, क्या होता है धारा बराबर? इसका समतुल्य धारा होना ना। तो आई बराबर भी बटे आर। तो भी यहाँ पर वोल्टेज निकलेगा यहाँ से, जो भी होगा, इसको विद्युतवाहक बल या भी बटे भी कह सकते हैं, आर। तो यहाँ पर कुल प्रतिरोध को ना प्रतिबाधा कहते हैं। आप प्रतिबाधा को जेड से दिखाते हैं, याद रखिए, प्रतिबाधा को किससे? जेड से दिखाते हैं। तो आप लोग को पता हो कि एलसीआर का प्रतिबाधा कितना होता है? ये होता है आर स्क्वायर प्लस ये होता है 1 में ओमेगा सी माइनस ओमेगा एल का स्क्वायर, ये होता है। तो एक और है कि धारा का मान महत्तम होना चाहिए। क्या बोल रहा है? धारा का मान अधिकतम होना चाहिए। तो बताइए आई अधिक कब होगा? आई अधिक होने के लिए भी अधिक होना चाहिए और जेड कम होना चाहिए। जेड कम मतलब कि ये लोग कम होना चाहिए। ये कम कैसे होगा? आर का मान कम करिए, चाहे इन दोनों का मान कम लीजिए। बताइए, ये तो अपना मान देगा, ये दोनों कम से कम क्या मान दे सकता है? अगर ये प्लस में देता है तो स्क्वायर है, तब प्लस, माइनस में देता है तब भी माइनस वाला प्लस कर देगा। तो इसका सबसे छोटा मान अब तो 0 हो सकता है। इसका सबसे छोटा मान क्या होगा? 0। यानी कि आई नॉट के अधिकतम होने के लिए 1/ओमेगा सी, है ना। क्या बोल रहे हैं? आई नॉट के अधिकतम होने के लिए, अधिकतम होने के लिए क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए कि ये बराबर 1/ओमेगा सी माइनस ओमेगा एल, है ना। ये जो होना चाहिए ये 0 होना चाहिए। इसका मान कितना आना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो आप यहाँ से बनेगा तो कितना आ जाएगा? ये आपका उधर भेजिएगा तो माइनस ओमेगा एल बराबर माइनस में 1/ओमेगा सी, माइनस माइनस कटा दीजिएगा तो ओमेगा एल बराबर 1/ओमेगा सी आएगा। ऑप्शन इसी तरह का दिया है, देखिए तो ऐसा ही दिया है। अभी हम देखे हैं, नहीं दिया है। चलिए ओमेगा निकाला है ना, आइए हम लोग भी ओमेगा निकाल लेते हैं। चलो हम लोग भी क्या निकाल लेते हैं? ओमेगा। तो बोला वो कैसे निकलेगा? एक मान लेते हैं ना, तो एक से गुना करते, इधर गुना करते हैं, ओमेगा से गुना, तो ओमेगा स्क्वायर एल सी बराबर 1 हो जाएगा। एक से गुना होगा तो 1 हो जाएगा। तो हम लोग को ओमेगा बराबर निकालना है ना, तो कैसा होगा? ओमेगा स्क्वायर बराबर 1/एल सी। तो फाइनल ओमेगा बराबर होगा 1 में रूट में एल सी, है। या अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं, थोड़ा सा हम विस्तार ही कर देते हैं। पूरा पाएगा रूट, वर्ग है तब वर्गमूल जाएगा, अब फिर ये क्या होगा? 1 में रूट
LC हो जाएगा। तो अधिकतम धारा के लिए ओमेगा कितना होना चाहिए? तो 1/√में LC होना चाहिए। आइए देखते हैं तो ऐसा है कि नहीं है। ओमेगा और 1/√में LC यहाँ लग रहा है, ये सब नहीं है, बड़ा छोटा है सब। यहाँ पर है, यहाँ पर है 1/, में ऐसे ना। चलिए हो गया। तो इस तरह से अपना बन गया क्वेश्चन। अब देखिए आप लोग एकदम ट्राई करिए, अपने से ट्राई करिए। हम आपको आसानी नहीं बताते हैं, हर तरह का क्वेश्चन, ताकि आप एकदम अच्छे से एग्जाम में कर सकें। एग्जाम ही नहीं, आगे भी जाएं तो भी कर सके कंपटीशन वगैरह में। देखिए LR परिपथ की प्रतिबाधा होती है, गौर करिए। LR पर, L मतलब स्वप्रेरकत्व, R मतलब प्रतिरोध। LR परिपथ का क्या पूछ दिया है? प्रतिबाधा पूछ दिया है। तो जरा गौर करिए, L और R परिपथ का प्रतिबाधा। तो याद रखिए दोनों का अपना अपना होता है, पर इसका प्रतिरोध को X बोला जाता है या XL, इसके प्रतिरोध को तारी बोलते हैं। तो प्रतिबाधा पूछा है ना, Z का सूत्र होता है ना R² प्लस क्या, X²। तो देखिए कितना हो जाएगा R²। इसका प्रतिबाधा कितना होता है? तो ओमेगा L होता है ना। तो इसमें लिखिए ओमेगा L का स्क्वायर। ये XL का हम बात कर रहे हैं, XL बराबर ओमेगा L है, ये गुणा नहीं है, XL है। देखिए यहाँ पर XL का मान यहाँ पर रखें ओमेगा L, तो इतना हो गया। अब देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन से मैच करेगा है। रूट है तो इससे मैच कर रहा है, R² और ओमेगा² L² आ जाएगा। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही हो रहा है, डी नंबर ऑप्शन आपका सही हो रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं हम लोग। LR परिपथ में कलांतर, देखिए कलांतर पूछ दिया बाबू, कलांतर ही तो पूछ दिया है। LR परिपथ दिया है, कलांतर पूछा है। कलांतर जो होता है ना फाई का सूत्र होता है tan इनवर्स X/R होता है। तो देखिए कितना आएगा, क्या जाएगा आपका tan इनवर्स X माने प्रतिबाधा ना, X मतलब प्रतिघात बल की होता है, तो इसमें L में प्रतिघात होता है। तो L का सूत्र हम बताएं आपको, L का प्रतिरोध कितना होता है? ओमेगा L, R का तो R ही हो जाएगा। तो tan इनवर्स ओमेगा L/R, tan इनवर्स ओमेगा L/R। आप लोग को ध्यान आता होगा, हम जो सूत्र लिख रहे हैं ना, ये विस्तार से क्लासरूम में एकदम डिस्कस किए हैं, एक लिस्ट में भी बना करके आपको दर्शाए थे, है ना। तो आप जनरल सूत्र के लिए याद रखिए, और कोई भी बन जाएगा। LR परिपथ, चाहे LC पूछ दिया, चाहे CR पूछ दिया, कोई भी बन सकता है। बस जनरल सूत्र याद रखिए, जो लिस्ट बनवाया है उसमें जो सबसे टॉप पे दिया गया, ऊपर में जो दिया गया है उसको बस ध्यान रखिएगा, सब के सब बन जाएगा, ठीक ना। हाँ देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में धारा I इतना एम्पियर तथा विभव इतना वोल्ट है, परिपथ में शक्ति हानि है। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन पूछा, और घबराना नहीं है। देखिए 2018 में क्वेश्चन ये दिया है, 2018 में ना अक्सर थोड़ा सा बड़ा बड़ा क्वेश्चन दिया था। तो क्या आप लोग रेडी हैं समझने के लिए ना? जल्दी बोलिए, और रेडी है तो बनाया जाए, थोड़ा बड़ा जाएगा, घबराना नहीं है आप लोग को, क्योंकि समय देंगे तभी सीख पाएंगे हम लोग। देखिए बढ़िया समझिएगा, I का मान दिया है 5 cos ωt और V का मान दिया है 200 sin ωt। तो देखिए आपको बताते हैं, ये पूछा क्या था अभी, क्या पूछा था, ध्यान दिए। परिपथ में शक्ति हानि यानी कि पावर का लॉस पूछा है ना। देखिए आप लोग को अच्छा से हम बताते हैं आप किस तरह से ये हो सकता है। आप लोग को पता होना चाहिए कि जो LCR सर्किट होता है, चाहे कोई भी परिपथ बल की हो, तो उसमें दो गो हम हमेशा लिखवाए आप लोग को, दो गो समीकरण। एक वोल्टेज का V बराबर V0 sin ωt, यहाँ पर EV कर सकते हैं। तो ये वोल्टेज का, करंट का कितना होता है बताइए। LCR में परिणामी जो करंट होता है वो होता है I0 sin ωt प्लस फाई, ये होता है ना। और शक्ति हानि पूछ दिया, तो क्या पूछा है, शक्ति हानि। तो देखिए अब शक्ति हानि का मतलब होता है ना कि औसतन कितना शक्ति खर्च हो रहा है, P एवरेज बोला जाता है। तो ये निकालने के लिए ना
P बराबर आई वी होता है ना, आई से भी से गुना किया जाता है। P बराबर जो आई वी होता है या वी आई जो होता है ना। तो देखिए V का मान I का मान इसमें रखेंगे, V की जगह कितना रखेंगे, V नॉट साइन ओमेगा टी, I की जगह लिखेंगे I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, रखने के बाद गुना भाग करेंगे तो इसका थोड़ा सा हल लंबा चढ़ा जाता है। हम आपको बताते हैं सूत्र फाइनल। P एवरेज का सूत्र होता है जो फाइनल आता है आई आर एम एस इंटू वी आर एम एस, समझ रहे हैं, इंटू कॉस फाइव, है ना। आई आर एम एस वी आर एम एस कॉस, देखिए यहाँ पर वी आई लिखे हैं तो भी शुरू में भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये शुरू में और ये लास्ट में, इसमें कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर कोई सदिश का मैटर नहीं है। लीजिए वैसा है तो वैसे ही करते हैं, वी आर एम एस आई आर एम एस और कॉस फाइव ये होता है। देखिए इसी पे सारा कंसेप्ट पर ये सूत्र, ये सवाल भी बने पिछला, तो ये समझ गए होंगे। यहाँ पर थोड़ा सा हल आता है और फाइनल ये सूत्र आता है ना। और हम लोग क्वेश्चन क्या दिया है जरा उस पर विचार कीजिए। हम लोग क्वेश्चन क्या दिया है, हम लोग क्वेश्चन में भी कितना दिया है वोल्टेज का, थोड़ा देखिए तो बाबू, यहाँ पर वोल्टेज का कितना दिया है, वोल्टेज का कितना दिया है, भी बराबर 200 साइन ओमेगा टी दिया है और ये 5 कोस ओमेगा टी। देखिए यहाँ पर दिया है आई, सॉरी ये भी बराबर दिया है 200 साइन ओमेगा टी और आई का कितना दिया है, और आई का आपका दिया है कितना, 5 कोस ओमेगा टी। तो जरा गौर करिए, ये इससे मैच कर रहा है, भी है तो भी है, भी नॉट है तो उसमें 200 है तो 200 भी नॉट का मान हो जाएगा, साइन ओमेगा टी है तो उसमें भी है, ठीक है मैच कर रहा है। ये इससे मैच कर रहा है, देखा था, आई है तो उसमें आई है, इसमें आई नॉट है तो इसमें 5 है, ठीक है। साइन है तो देखिए उसमें कॉस ना आ गया, उसको साइन में चेंज करना पड़ता है। देखिए कोई भी क्वेश्चन दे देना उसको ना इसी के जैसा पहले बनाते हैं। आइए इसको साइन में चेंज करते हैं, तो आई बराबर आपका साइन में हो जाता है ये 5 साइन ओमेगा टी प्लस, देखो हम यही लिख रहे हैं आई नॉट साइन ओमेगा टी, देखा आई नॉट के बराबर 5 है, 5 साइन ओमेगा टी, एकदम यहाँ तक ही रहता है। अब एंगल कुछ भी हो सकता है, एंगल यहाँ क्या रखें कि वापस ये आ जाए, बताइए एंगल क्या रखें, ये सारा फॉर्मेट इसी तरह का होना चाहिए, एंगल भले कुछ भी हो सकता है, बताइए किस एंगल क्या रखें एंगल की ये हल इतना आ जाए, तो यहाँ पे 90 डिग्री रखने पर हो जाता है, 90 डिग्री, π/2 90 को बोलते हैं। आपको थोड़ा दर्शाते हैं कैसे होगा, देखिए ऐसे हो जाएगा, ये जरा गौर करिएगा, इसको हल करने पे आ जाएगा, देखिए ऐसे हम इसको यहाँ दर्शाते हैं, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, 90 डिग्री प्लस थीटा, बोलिए कितना होगा, साइन 90 प्लस थीटा बराबर, साइन 90 प्लस थीटा यानी कि सेकेंड कोऑर्डिनेट चला गया, सेकेंड चतुर्थांश में साइन होता है तो ये होता है साइन ओमेगा टी। देखिए एक और बात, साइन नहीं होता है, 90 डिग्री है ना तो निष्पत्ति बदलता है तो एक कॉस होता है, कॉस ओमेगा टी। चौथे देखिए ओमेगा टी 90 प्लस ओमेगा टी सेकेंड चतुर्थांश में होगा तो सेकेंड में होगा, साइन उसमें होता है तो ये प्लस में रहेगा, और 90 पर 270 पर निष्पत्ति बदलता है तो 90 है तो बदल गया, साइन का कॉस होता है, तो ये हल करने पर वापस से आ जा रहा है ना, तो ये सही है। तो अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे, अब हम लोग यहाँ पे तुलना करेंगे, देखिए तो इसका तुलना करिए, जो ये समीकरण है ना इससे तुलना करिए, इससे इसका तुलना करिए, बताइए तुलना में देखिए क्या होगा, फाई का मान कितना आ रहा है 90, फाई का मान कितना आ रहा है 90, तो आप ऐसे सोच सकते हैं तुलना करने पर कि फाई का मान 90 आ रहा है, तो यहाँ पर फाई का मान शक्ति छह पूछा है तो फाई के जगह पर 90 रख दीजिए, तो कितना आ जाएगा, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस कॉस 90, ऐसे तो कॉस 90 का मान कितना होता है, कॉस 90 का मान साइन 0 के बराबर, इसका मतलब 0 होने जा रहा है, तो 0 गुना ये लोग तो सब 0 आएगा, इसका मान 0 होगा ना, तो 0 से इसमें गुना तो सब कितना आएगा 0 आएगा, यानी कि इस सवाल का फाइनल आंसर कितना आ रहा है 0। देखिए तो ऑप्शन में दिया है कि नहीं दिया है, 0 दिया है ऑप्शन में, यहाँ पर दे रहा है 0। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था, ध्यान रखिएगा, लेकिन आप लोग को बता दें कि इसके बनाने के और भी तरीके हैं, कई तरीके से बन सकता है,
लेकिन हम आप लोग को जो तरीका बताएं वो कंसेप्चुअल मेथड से बताया, ठीक ना, इस तरह से बताएं। इसका शॉर्ट रास्ता ये है ना, शॉर्ट रास्ता, ट्रिक रास्ता, कि अगर कॉस प्लस में रहेगा ना, कॉस कैसे रहे, प्लस में रहे, यहाँ भी साइन प्लस में दिया रहे, तो वैसे में ना कालांतर 90 हमेशा आएगा और इसलिए 0 होगा। जब एक में कॉस रहे एक में साइन रहे तो स्पष्ट है कि यहाँ पर शक्ति क्षय, शक्ति हानि 0 आएगा। एकदम याद कर लीजिए इसको, ये इसका ट्रिक हो जाएगा और ये ट्रिक हमेशा काम कर सकता है, ठीक ना। तो ये हो गया, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था, घबरा नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। देखिए ऐसे हो गया ये, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में यथार्थ माध्य शक्ति का व्यंजक होता है। देखिए तो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में ना यथार्थ माध्य शक्ति, ये देखिए क्या एक नया शब्द आ गया, यथार्थ माध्य शक्ति का व्यंजक होता है। आपको पता है यथार्थ माध्य शक्ति ना औसत माध्य शक्ति बोलते हैं, पी एवरेज को ही बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। तो अभी ना आपको बताया अभी साइड में कि पी एवरेज कितना होता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा भी, यहाँ पर यहाँ ई का उपयोग किया है, भी की जगह पर वोल्टेज को ई से भी दिखाते हैं। तो ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस, और क्या था, कॉस फाई था ना, देख लीजिए पीछे में ई आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई, जस्ट पिछला क्वेश्चन में डिस्कस किए हैं। ई आर एम एस आई आर एम एस और कॉस फाई कौन सा होगा, नीचे वाला होगा क्या, बीच वाले में साइन दे दिया, नीचे वाला होगा। यहाँ पर सही ऑप्शन कौन सा होगा, ये डी नंबर यहाँ पर सही होगा ना। इस तरह से हो गया। देखिए अच्छे से आप एकदम देखिए, आपको बहुत विस्तार से हम बता रहे हैं। देखिए शक्ति गुणांक के लिए निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है। अब देखिए ये शब्द दे दिया, यथार्थ मान दे सकते हैं कि पी एवरेज का बात कर रहा है ना। और देखिए तो आभासी मान दे सकते हैं, ये आपको दिखाते हैं, बनाते हैं अच्छे से। देखिए देखिए यही ना सूत्र का हम बात कर रहे थे, यही सूत्र है। देखिए कैसे सूत्र है, उसको यथार्थ कर दिया ना, ऐसे कहा लग रहा है कि पी एवरेज बराबर हो रहा है ई आर एम एस और क्या, ये आई आर एम एस इंटू कॉस फाई। जरा सोचिए कॉस फाई बराबर कितना होगा। आपको पता है एक बात, पहले एक बात बताते हैं आप लोग को, किसमें किसको क्या बोलते हैं। ये तो एवरेज कहलाता है, और यहाँ पर ना देखिए एक तरह से भी है, भी आई शक्ति है, ये पी आर एम एस कहा सकता है इंटू कॉस फाई। आपको थोड़ा सा परिचय करा दें कि एलसी परिपथ में जो शक्ति होता है ना, वो आई और भी के साथ साथ ना थीटा पर भी निर्भर करता है। तो इसको बोला जाता है शक्ति, शक्ति के साथ गुना में ना है तो इसको शक्ति गुणांक कहते हैं। क्या बोलते हैं, शक्ति गुणांक, शक्ति गुणांक बोला जाता है इसको, ध्यान रखिएगा। इसको बोला जाता है यथार्थ माध्य शक्ति, यथार्थ माध्य शक्ति इसको बोलते हैं। और इस वीडियो के शुरुआत में कई क्वेश्चन में आया था, ये आभासी कहलाता है, इसको बोलते हैं आभासी माध्य शक्ति, माध्य शक्ति। तो अब आप ही सोचिए कि क्या होगा, cos फाइव बराबर कितना आएगा, cos फाइव बराबर आपको हो जाएगा पी ए वी बटा में पी आर एम एस। क्या बोल रहे हैं, शक्ति गुणांक पूछा है ना, क्या पूछा है देख लीजिए, शक्ति गुणांक पूछा है ना, शक्ति गुणांक के लिए ना, शक्ति गुणांक, हाँ तो लीजिए अब बन गया, शक्ति गुणांक के लिए पूछा है तो शक्ति गुणांक बराबर कितना होगा, cos फाइव बराबर, cos फाइव बराबर कितना होगा, cos फाइव बराबर पी एवरेज बटा में पी आर एम एस, ये हो जाएगा पी एवरेज बटा में पी आर एम एस। तो पी एवरेज कितना, पी एवरेज को बोलते हैं यथार्थ माध्य शक्ति, यथार्थ माध्य शक्ति। और बटे में क्या लिख देखते हैं हम लोग, ये इसको बोलते हैं पी आर एम एस, क्या बोलते हैं, पी आर एम एस को बोला जाता है आभासी माध्य शक्ति, आभासी माध्य शक्ति। तो देखिए तो कैसा होगा, शक्ति गुणांक बराबर यही होगा, cos फाइव को नाम शक्ति गुणांक cos, यहाँ हटा करके यहाँ शक्ति गुणांक बराबर हो जाएगा यथार्थ बटा आभासी। आई चेक करते हैं ऑप्शन, तो हम लोग शक्ति गुणांक बराबर यथार्थ बटा आभासी यहाँ मिल रहा है,
अब नहीं, वो तो उल्टा कर दिया, ये गुना तो होता ही नहीं है, गलती हो जाएगा। तो यहाँ पर फाइनल हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन सही हो रहा है ना। आप लोग को स्पष्ट दिख रहा है, थोड़ा सा 1% छोटा छोटा है। आप लोग थोड़ा सा इस वीडियो को थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा के देखेंगे तो दिख जाएगा, है ना। स्पेस बोर्ड पे कम था। चलिए, तो ये आप लोग देख चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, यदि प्रत्यावर्ती धारा तथा विद्युतवाहक बल के बीच फाई कोण का कलांतर हो तो शक्ति गुणांक होता है। गौर करिए बाबू, शक्ति गुणांक पूछ दिया ना। यदि प्रत्यावर्ती धारा जो आई होता है और विद्युतवाहक बल, यहाँ पर आई होता है विद्युत धारा, और विद्युतवाहक बल यहाँ पर कुछ भी आप लिख दीजिए, जैसे कि आप यहाँ पर ई लिख सकते हैं, के बीच फाई का कलांतर हो, आई और ई में कलांतर फाई का हो, तो शक्ति गुणांक कॉस फाई होगा भाई। शक्ति गुणांक ना कॉस फाई होता है, यहाँ पर कॉस फाई। याद रखिए, जो फाई आता है ना, वो वोल्टेज और करंट के बीच का कलांतर होता है। वोल्टेज और करंट के बीच का कलांतर, आप ध्यान रखिएगा, आगे अभी ऐसा ऐसा क्वेश्चन इसमें आने वाला है। देखिए, यहाँ पे कॉस फाई है, धारा और विभवांतर के बीच कलांतर फाई हो तो देखिए वही क्वेश्चन लगे, धारा मैंने आई और विभवांतर की भी के बीच कलांतर फाई हो तो शक्ति गुणांक, वही बात आ गया, वापस रिपीट हो रहा है, कॉस फाई होगा। थोड़ा ना ऑप्शन में अंतर है दोनों के, इसलिए हम इन दोनों को लिखे थे, है ना। ऑप्शन में हल्का सा चेंजेज है ना। हम चाहते हैं कि आपको ऐसा होता है कि आप भूले नहीं कि ना स्क्वायर आ गया तो कौन सा होगा, जैसे कि पिछला में स्क्वायर टाइप का दिया है ना। आप लोग एकदम कंफर्म करना चाहते हैं हम, इसलिए इतना बढ़िया से आप लोग को एकदम एक एक क्वेश्चन जो डिफरेंट हल्का भी तब भी हम बता रहे हैं उसको। देखिए, एल आर परिपथ का शक्ति गुणांक होता है। अब देखा लोग, एल आर परिपथ का ना शक्ति गुणांक, एल आर परिपथ का शक्ति गुणांक कितना होता है बताइए। तो शक्ति गुणांक को बोलते हैं कॉस फाई। इसको हम लोग निकाल सकते हैं आर बटे में जेड के रास्ते। आर बटा में जेड, आप समझ रहे हैं। आपको हम एक फेजर ग्राफ्स का चित्र बनवाए थे, उस चित्र में कॉस फाई आप देखिएगा तो आधार बटा में कर्ण आपका था वहां पर, याद आप लोग को आ रहा है, ऐसे था फेजर्स ग्राफ में कॉस फाई, है ना। कॉस फाई आपका इस तरह से था फेजर्स ग्राफ में, ऐसे। तो यहाँ पर फाई बनता था और कॉस फाई आधार बटा में कर्ण, तो आधार को बोलते थे क्या चीज, आर, कर्ण को जेड, और ये होता था क्या चीज, एक्स, ठीक ना। तो आइए हम लोग यहाँ पर निकालते हैं। देखिए, कॉस फाई का क्या सूत्र बताया अभी, देखिए कॉस फाई का सूत्र बताया है आर बटा में कितना, जेड। तो आर कितना है इसमें, आर आर ही होता है, और जेड का मतलब आप समझ रहे हो बाबू, जेड का मतलब ना कुल प्रतिरोध होता है, कुल प्रतिरोध। तो कुल प्रतिरोध उसमें ना दोनों का, वहां पर देखिए तब पाइथागोरस जोड़ाता है, वर्गों का जोड़ाता है, तो होता है आर स्क्वायर प्लस इसका इसका सूत्र होता है प्रतिरोध का ओमेगा एल ना। यहाँ स्क्वायर करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर आता है, माने कि इसका स्क्वायर होता है ना। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना ये आ रहा है, आर बटा में ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर ना। डी नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा आई एवं वोल्टेज भी मान लीजिए होगा के बीच कलांतर फाई हो तो वाटहीन घटक कौन सा होता है भाई। वाटहीन घटक पूछ दिया ना, वाटहीन धारा का वाटहीन घटक। तो देखिए, वाटहीन का मतलब होता है कि इसमें वाट नहीं रहे, ठीक ना। तो वाटहीन का मतलब क्या होता है, जिसमें वाट नहीं रहे, तो ये होता है पी एवरेज बराबर कितना होता है, ई आर एम एस फिर आई आर एम एस और कॉस फाई। तो यहाँ पे तो वाटहीन, वाट को शक्ति को हीन करने वाला, शक्ति को कम कर देने वाला यही है, इसी का मान जो है ना यही वाटहीन बना देगा। और यहाँ पर 90 रहे ना तो समझिए कि शक्ति 0 कर देगा। तो वाटहीन मतलब कॉस फाई यहाँ पर होगा, कॉस यहाँ दिया है ना, ये साथ में आई दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आई के साथ में, क्योंकि धारा का वाटहीन करना पूछा है, धारा के साथ में बोल सकते हैं। यहाँ पर ए नंबर यहाँ पे सही हो रहा है, ठीक ना। इस तरह से हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं
किसी एलसीआर परिपथ में उन्नद की स्थिति में आरोपित वोल्टेज और धारा के बीच का कालांतर होता है। देखिए तो एलसीआर परिपथ में क्या पूछ दिया, एलसीआर परिपथ में उन्नद की स्थिति में आरोपित वोल्टेज और धारा के, देखिए उन्नद की स्थिति में आरोपित वोल्टेज और धारा के बीच कालांतर। देखिए आपको हम यहाँ पर बता रहे हैं, आपको अच्छे से फेजर्स ग्राफ से आपको बताते हैं। देखिए उन्नद की स्थिति कब आता है बताइए, जितना बड़ा ये होता है कौन सा एक्स सी, उतना ही बड़ा अगर एक्सएल हो जाए, एक्सएल बराबर का, तो वो धारा को क्या करेगा, धारा को, और यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पे ओमेगा एल बन रहा, ओमेगा टी कोण होता है और रेसिस्टेंस का अक्सर यहाँ पे होता है ना, और इसी में वोल्टेज भी रहता है। अब देखिए सी बोलता है कि धारा देखो 90 डिग्री आगे चलो, एल बोलता है कि देखो धारा वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे चलो। लेकिन अगर दोनों जब बराबर होता है तो धारा ना तो आगे जाता है ना पीछे जाता है, धारा दोनों के बीच में रहता है। धारा का हालत दोनों के बीच में प्रतिरोध के साथ रहता है या वोल्टेज के साथ है, वोल्टेज भी इसी पर है, धारा भी इसी पर रहा, धारा ना तो इसके ओर गया ना इसके ओर गया। क्यों नहीं गया, क्योंकि दोनों बराबर शक्ति का है, ये इधर खींच रहा था ये नीचे खींच रहा था, और दोनों बराबर पावर करते किधर नहीं जा पाएगा, वोल्टेज के साथ, यानी वोल्टेज करंट एक ही पर, वोल्टेज करंट के बीच का कोण 0 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर कितना कालांतर होगा 0 डिग्री। उन्नद इसी को बोलते हैं, उन्नद के समय ना एक्सएल और ये क्या होता है, सॉरी एक्ससी और एक्सएल बराबर हो जाते हैं, है ना, तो उसी समय ऐसा होता है। देखो तो कौन सा इसमें होगा, इसमें कौन सा होगा 0 डिग्री इसमें होना चाहिए ना, तो शून्य, यहाँ पर शून्य होगा। क्या शून्य होगा, कालांतर। किसके किस बीच कालांतर, तो वोल्टेज और धारा के बीच। क्यों, क्योंकि वोल्टेज और धारा एक साथ हो गया उन्नद की स्थिति में। उन्नद बोलता है कि दोनों बराबर हो जाए, एक्सएल आर एल आर सी, तो जब बराबर हो गया, सॉरी ये क्या एक्स सी और एक्स एल, तो बराबर खींचा के चलते धारा किसी और नहीं गया बल्कि बीच में ही रह गया। तो ये इस तरह से हो गया आपका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एसी परिपथ में शक्ति व्यय, शक्ति केवल व्यय होती है प्रतिरोध में, प्रेरकत्व में, धारित्व में, इनमें सभी में। अब देखा था एसी परिपथ में शक्ति व्यय पूछ दिया। देखिए आपको शक्ति व्यय आपको बताते हैं एसी परिपथ। देखिए यहाँ पर ना ये धारिता के लिए प्लस 90 डिग्री कहते हैं, 90 डिग्री आगे, इसके लिए कहा जाता है कि 90 डिग्री पीछे। अब प्रतिरोध के लिए कितना 0 डिग्री। तो देखिए किसमें शक्ति व्यय होता है, देखिए P बराबर क्या होता है, P शक्ति व्यय का सूत्र जो होता है क्या होता है, ऐसे E RMS और V RMS, देखिए गलत हो रहा है, I RMS और क्या cos फाई। अब जरा यहां से विचार कीजिए किसमें शक्ति व्यय होगा। अगर हम R परिपथ की बात कर लें तो R परिपथ में ना कालांतर कितना होता है, फाई 0 डिग्री होता है, तो cos 0 रखिएगा तो कितना आएगा, P एवरेज कितना आएगा, cos 0 कर दीजिए, यहाँ पर E RMS, देखिए यहाँ पे I RMS और cos 0 रखिए, cos 0 का मान 1 होता है, तो यहाँ पर ऐसा कुछ आएगा, यानी कि यहाँ पर शक्ति आ रहा है। अब देखिए जरा बताएं आपको, ये इसमें L सर्किट में, L सर्किट में फाई का मानना -90 होता है, -90 डिग्री। अभी चित्र में दिखाए थे, L परिपथ धारा को नीचे खींचता है -90, तो इसमें कितना आएगा P एवरेज E RMS I RMS cos -90, cos -90 कितना होता है, E I cos 90 होता है ना, cos माइनस थीटा बराबर cos थीटा होता है, यहाँ पता है सूत्र, cos माइनस थीटा बराबर cos थीटा। तो ये cos 90 का मान कितना 0 होता है, तो ये E I गुने 0 कर दिया, तो इस तरह से इसका 0 आएगा। और ऐसे ही इसका भी आप निकाल सकते हैं, सी परिपथ में फाई का मान 90 डिग्री होता है प्लस में, तो इसका भी बनाएंगे तो आपका P एवरेज कितना आएगा 0 आएगा। देखिए शक्ति 6 किसमें कितना, सी परिपथ में शक्ति 6 0, इसमें भी L परिपथ में शक्ति 6 0, और ये R परिपथ में शक्ति 6 0 नहीं है, कुछ है, तो इसी में शक्ति व्यय होता है, इन दोनों में शक्ति का व्यय नहीं होता है। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, किन में शक्ति व्यय नहीं होता है, सी और एल में, किसमें शक्ति व्यय होता है, तो ये आर परिपथ में, ठीक ना। देखिए ऑप्शन देखिए तो एसी परिपथ में शक्ति व्यय होती है
प्रेरकत्व में एल में ना जीरो होता है, धारिता में जीरो होता है। प्रतिरोध में शक्ति व्यय होती है, प्रतिरोध में ये लिखा है इनमें सभी में ना, इस सब में शक्ति व्यय लगभग शून्य होता है या जीरो होता है, हम बना के देखे हैं, है ना। तो इस तरह से ये हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। देखिए इन सारे क्वेश्चन को हम बहुत अच्छे समय लेके बताएं ताकि एकदम कंफर्म हो जाए। ट्रांसफार्मर के लिए निम्नलिखित में कौन सही है, बताइए तो इनमें से कौन सा बात सही है। यह एसी को डीसी में बदलता है, नहीं बाबू, आपको बता दे ट्रांसफार्मर एसी को डीसी में बदलता है। ट्रांसफार्मर में ना एसी लाइन यहां से इन करता है एसी, और यहां से एसी ही निकलता है, याद रखिएगा। हाँ ये एसी को बढ़ा देता है या घटा देता है, लेकिन एसी को एसी ही छोड़ता है, घटा के छोड़ता है या बढ़ा के छोड़ता है। या एसी को डीसी में बिल्कुल गलत, डीसी को एसी में भी बिल्कुल गलत यहाँ हो जाएगा। डीसी वोल्टता को बढ़ाता है या घटाता है, नहीं डीसी तो नहीं। एसी को बढ़ाता है, हाँ ये हो जाएगा। एसी को नहीं बढ़ाता है या घटाता है, यहाँ पर ये ना एसी वोल्टेज को बढ़ा देता है या घटा देता है ना, ट्रांसफार्मर का यही कार्य होता है। देखिए आप लोग ध्यान से एकदम देखिए, और अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि अच्छे से अच्छे आपको समझ में आए और सभी दोस्त इसका फायदा उठा सकें, है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। ट्रांसफार्मर में परिणमन अनुपात होता है। ट्रांसफार्मर में क्या पूछ दे भाई, परिणमन अनुपात मतलब जो क्या ये आर होता है, परिणमन अनुपात आप पढ़े होंगे, आर होता है उसको बोला जाता है। तो आर जो होता है ना उसमें बोला जाता है सेकेंडरी कॉइल में फेरों की संख्या और प्राइमरी कॉइल में फेरों की संख्या अनुपात होता है। या वोल्टेज में देखिएगा तो वैसे ही सेकेंडरी में वोल्टेज और प्राइमरी में वोल्टेज का रेशियो होता है। तो आर का सूत्र VS बाई VP, आर का सूत्र VS बाई VP। आपका ए नंबर ऑप्शन को लॉक किया जाए क्या, एकदम निश्चित रूप से। चलिए ठीक है वो, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 36 नंबर, किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर के प्राइमरी और सेकेंडरी में क्रमशः N1 N2 लपेटे हैं। देखो बाबू ये ना ट्रांसफार्मर हो गया। ट्रांसफार्मर दो तरह का होता है, ऊंचाई और अपचाई। देखो कि ये ऊंचाई ट्रांसफार्मर है मतलब वोल्टेज को बढ़ाने वाला है। तो वोल्टेज को जो बढ़ाने वाला होता है ना उसके सेकेंडरी में तार ज्यादा होते हैं, याद रखिएगा। ये जो होता है ना सेकेंडरी और ये प्राइमरी, देखिए इसमें तो क्या कहा, इस तो NP और NS लिखा था, लेकिन यहाँ पर अलग सिंबल दिया अपना। प्राइमरी और सेकेंडरी में क्रमशः प्राइमरी में N1 माना है और सेकेंडरी में N2 माना है, ठीक है। तब क्या होता है, तो N2 में ज्यादा तार होता है, N2 ग्रेटर देन N1, बी नंबर ऑफ सही हो रहा है। अगर यहीं पर आता ना कि अपचाई, तो अपचाई में ना इसमें तार ज्यादा होता है और यहाँ कम होता है ना। चलिए ये वाला हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए सही है, बताइए तो बाबू। ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए कौन सही है। ऊंचाई मतलब क्या, वोल्टेज को बढ़ाने वाला ट्रांसफार्मर। ऊंचाई के लिए इनमें से कौन सही है, पूछ रहा है। ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए कौन सही है, तो ये वोल्टेज के रूप में दे दिया तो ठीक तो है, कोई दिक्कत नहीं है। ऊंचाई में ना वोल्टेज यहाँ पर सेकेंडरी में ज्यादा मिलता है, प्राइमरी में कम रहता है। VS ज्यादा होता है, VS ज्यादा होता है VP से, है ना। इसमें ये आपका हो रहा है आंसर, ठीक। चलिए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली में धारा का मान प्राथमिक कुंडली के तुलना में होता है। देखिए कैसा क्वेश्चन पूछ दिया। एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर है, गौर करिएगा, ये ऊंचाई ट्रांसफार्मर है कि द्वितीयक कुंडली सेकेंडरी कुंडली में धारा का मान, इसमें करंट पूछ रहा है, प्राथमिक की तुलना में, इसमें इसके धारा के तुलना में, मान लीजिए ये I प्राइमरी का है, I सेकेंडरी का है, होता है ना। अब तो याद रखिएगा यहाँ पर वोल्टेज तो ज्यादा होता है, स्पष्ट है वोल्टेज ज्यादा होता है एसी धारा में, और ऊंचाई ट्रांसफार्मर में क्या होता है, वोल्टेज बहुत बड़ा हो जाता है। और याद रखिएगा एसी धारा में एक और नियम है, एसी धारा में वोल्टेज ज्यादा होता है तो करंट कम हो जाता है। एसी धारा में क्या होता है, वोल्टेज ज्यादा होता है तो करंट कम हो जाता है। तो एसी धारा में वोल्टेज ज्यादा है तो यहाँ पे करंट कम हो जाता है। तो अब देखिए तो क्या होगा, करंट इसमें कम हो जाएगा। करंट कम हो जाएगा, वोल्टेज तो ज्यादा है लेकिन करंट कम हो जाता है, करंट कम हो जाता है यहाँ पर, है ना।
तो ये इसका होता है ना, ये दक्षता में आप लोग को पढ़ाए हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपचाइड ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है? अपचाइड ट्रांसफार्मर जो होता है ना, उसमें कौन सी राशि घट जाता है? देखिए तो ये मान लीजिए अपचाई बनाए थे, ठीक है। अपचाई में क्या होता है, इसमें जो तार के फेरे की संख्या होता है ज्यादा होता है और इसमें कम होता है, तो इसमें वोल्टेज ज्यादा रहता है वीपी, और इसमें वोल्टेज कम हो जाता है, इसमें वोल्टेज कम हो जाता है वी सेकेंडरी। देखिए तो वोल्टेज इसमें कम होता है, इसमें ना वोल्टेज कम हो जाता है। अपचाई का नाम ही है कि वोल्टेज कम करने वाला, यानी कि कौन सी राशि घटती है तो वोल्टेज घटता है, वोल्टेज घटता है। लेकिन और भी तो चीज इसमें दिया है, तो याद रखिए धारा बढ़ जाता है। देखिए वोल्टेज कम तो धारा ज्यादा, अभी बताया था आपको पिछला क्वेश्चन में कि वोल्टेज ज्यादा तो धारा कम होता है, अगर वोल्टेज कम है तो धारा ज्यादा होता है, तो यहाँ धारा बढ़ जाता है। एक बार कौन सी राशि घटती है तो घटता है वोल्टेज, ये तो बढ़ जाता है। और शक्ति, शक्ति तो ट्रांसफार्मर में जितना इन होता है ना, उससे शक्ति अगर आदर्श है तब बराबर निकलेगा, ना तो शक्ति थोड़ा सा कम होता है, आवृत्ति भी हल्का फुल्का बराबर की तरफ या हल्का कम रहता है। लेकिन यहाँ मुख्य जो मामला है ना वो वोल्टेज का है। अपचाई में ना वोल्टेज मुख्य रूप से कम होता है, मुख्य रूप से यहाँ पर वोल्टेज कम होता है, ठीक ना। तो इस तरह से हो गया। तो अब हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाप्त हो गया सवाल। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए इसको, है ना, ताकि हमें और भी वीडियो बनाने में अच्छा लगे और आप सबों के लिए एकदम बढ़िया से हर चैप्टर के एकदम निचोड़ दें आप लोगों को, ताकि आप लोग एकदम समय से, मतलब वीडियो देखने का मतलब ना कि आप समय दिए ना तो आपको कुछ समझ में आएगा, कुछ आप यहाँ से पा लिए, आपको हम ऐसा फील कराएंगे कभी भी। चलिए ठीक है बाबू, आपने इतना अपना समय दिया, बहुमूल्य समय, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बड़ी आगे बढ़िए, आप सभी का बहुत बेस्ट रिजल्ट है, यही कामना है।